क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद के दोनों सदनों को है। ऑप्शन ए। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ये है 14 दिन पूर्व। ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये है भारत की विधानसभाएं। लोकसभा, राज्यसभा में ही केवल महाभियोग लगाने पर ये लोग आरोप को जांच भी कर सकते हैं, आरोप लगा भी सकते हैं, लेकिन राज्य की विधानसभाओं का यहाँ कोई रोल नहीं है और विधान परिषद तो किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इनमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग है। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग नहीं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जो कि भी हमने ऊपर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में? ऑप्शन बी, 6 माह में। ज़्यादातर के उत्तर आपको यहाँ पे 6 माह ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने या 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाता है रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन डी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 51, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत व अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो मैक्सिमम यहाँ पे होगा 6 माह। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, यदि मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि इन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 में ये चीज़ वर्णित है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। ये सब चीज़ें हैं राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में मेंशन। क्वेश्चन नंबर 53, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो
तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? हमने पढ़ा था वहाँ पे होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन ऊपर देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 54, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन रहता है? तो ये पढ़ा था हमने, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी न होंगे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश वहाँ पे उसका पद लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धारण करेंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य किया है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आइए देखते हैं ऑप्शंस में। कथन कारण दोनों सही हैं, नहीं। कथन कारण दोनों सही हैं, ये भी नहीं। कथन सही कारण परंतु कारण गलत, ये भी नहीं। कथन गलत और परंतु कारण सही, ये भी गलत, यानी कि एक भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए स्टार है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी यानी कि सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसलिए कारण भी गलत है। अगला प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये ये 44वें संशोधन द्वारा है। ऑप्शन डी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समयपूर्ण भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे और आहूत जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में
उचित है? तो ये राष्ट्रपति का आशय है, राष्ट्रपति का आशय ऑप्शन ए। राष्ट्रपति का आशय यानी कि इंटेंशन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वो बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन सी, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन बी जो था वो सही नहीं था और आंसर वही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति संसद के एक संगठक भाग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद कहलाते हैं। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये दोनों स्पष्टीकरण, ये कारण जो है उसका स्पष्टीकरण भी है, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 66, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे और अपना सिग्नेचर कर दे, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर अपनी सहमति से दे देता है। अगला प्रश्न 67, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह है भारतीय डाक संघ संशोधन विधेयक। सी एक्सप्लेनेशन, पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संघ संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया था। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाता है। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है लेकिन पॉकेट वीटो स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ये है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी। 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये है अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अर्थात विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। क्वेश्चन नंबर
70 जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? पहला, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेज देना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करने की शक्ति, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना और न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या था सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ। सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ ऑप्शन ई यहाँ पे है, सही है। ऑप्शन ई, राज्यसभा और लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो यह है राजदूतों की नियुक्ति में लेना आवश्यक है, विधेयक पर स्वीकृति देने के संबंध में आवश्यक नहीं है, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने में आवश्यक है। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। क्वेश्चन नंबर 73 संविधान के अनुच्छेद अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी हैं? तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। ऑप्शन डी। विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों सिटिंग्स के स्थगन एडजर्नमेंट का अधिकार क्रमशः सभापति, उपसभापति या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति विधारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के दोनों सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशित नॉमिनेट करना विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प डी, विकल्प ए विकल्प बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भी विकल्प डी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? पहला, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां। तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां। ये देखते हैं, पहला दूसरा है, दूसरा पांचवा है, तीसरा छठवां सातवां आठवां ऑप्शन ई में है। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, निलंबन निषेधाधिकार और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना जे भी निषेधाधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए
प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74 एक के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 ऑप्शन सी। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 78, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह ऑप्शन बी। अनुच्छेद 123 2 क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? पहले है वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। पहला और तीसरा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 280 1 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 क 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करेंगे। योजना आयोग अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की करता है, एक राज्य के राज्यपाल की करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की करता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 82, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा होती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो यही अधिकार इन्हें नहीं मिले हैं। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ये अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 164 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 143, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए।
करना चाहिए नहीं, यहाँ पे ये बाध्यकारी नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन होगा। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की शक्तियों में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, अतः विकल्प ए सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, क्षमादान करना। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा करे, यह अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 89। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, विलंबन है, रोक नहीं है और निरंतरता नहीं है। छठवां और सातवां, आइए ऑप्शंस देखते हैं। छठवां और सातवां ऑप्शन ई में है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो यह है औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र नहीं, संवैधानिक और नाम मात्र। दूसरा और चौथा प्राप्त है। दूसरा और चौथा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है। क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएगा या रखवाए? संघ वित्त आयोग के सिफारिशों को रखवाता है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी में दिख रहा है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151, 336 के तहत संसद के पटल पर रखा जाता है। तो यहाँ पे है वित्त आयोग की सिफारिशें 281 के तहत, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 151 के तहत, और उसके बाद आता है अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन 338(6) के तहत। अगला प्रश्न संख्या 92। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना है, लोकसभा को भंग करना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है,
ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यह है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी, संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक्सप्लेनेशन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था 1884 में। वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर 97, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात हो रही है, बिहार से। क्वेश्चन नंबर 97, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 से एवं 57 में वे क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे श्री वी गिरी। ऑप्शन ए, भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। क्वेश्चन नंबर 99, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, आगे देखते हैं। ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए और आपको इसे मैच करना है जो मैंने ग्राफ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सूची डायरेक्ट देखते हैं। फरुखुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69, वी गिरी 1969 से 74। प्रश्न संख्या 102, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये इससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन जी थे और आर वेंकटरमन भी थे। ऑप्शन सी, दिए गए विकल्पों में से नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। एक्सप्लेनेशन, दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधियों 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 एवं
26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वह वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो ये हैं वीवी गिरी, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 1969-1974 ईस्वी में ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी, अग्नि जैसे मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न 108, निम्न में से कौन सा असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, बाकी ये लोग राष्ट्रपति थे। दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत हैं क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि प्रश्नगत अन्य व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 109, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो ये थी 12वीं, ऑप्शन सी। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वो थे वीवी गिरी, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था एडविन ल्यूटियंस द्वारा, ऑप्शन सी। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था। ये ब्रिटिश वास्तुकार थे। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को श्री राजगोपालचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रीय भवन के रूप में जाना जाने लग गया।